एक छोटे से शहर में एक ऐसा कत्ल होता है जिसके बाद एक के बाद एक खौफनाक राज सामने आने लगते हैं। पहली नजर में ये सब एक आम हत्या लगती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पता चलता है इस हत्या के पीछे पूरा शहर एक बड़े राज को छुपा रहा है। पुलिस भी कुछ छिपा रही है, पावरफुल लोग भी इसमें शामिल है और जो सच सामने आने वाला है इसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। कहानी की शुरुआत होती है मार्ग्रेव शहर से, जहाँ एक रहस्यमय अजनबी रिचर अपनी यात्रा के दौरान पहुँचता है। शहर में कदम रखते ही उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो अपनी पत्नी के बदतमीजी कर रहा होता है। रिचर बिना कुछ कहे बस उसे घूरता रहता है। रिचर का कद काठी देखकर वो आदमी डर जाता है और तुरंत माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिचर एक रेस्टोरेंट में जाता है और शांति से अपना खाना ऑर्डर करता है। लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला होता है, अचानक कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद रिचर को पता चलता है कि उसे एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसने वो हत्या की ही नहीं थी। काफी पूछताछ के बाद भी रिचर कुछ खास नहीं बताता। तभी फिनली वहाँ पहुँचता है और रिचर को अपने साथ ले जाकर हत्या के बारे में सवाल करता है। रिचर चुप रहता है, लेकिन जब फिनली जाने लगता है तब रिचर अचानक कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की है। वो बताता है कि हत्या के वक्त वो उस इलाके से गुजर रहा था और उसकी बस उसी समय वहाँ पहुंची थी, यानी वो घटना स्थल के पास जरूर था लेकिन कातिल नहीं था। इधर रॉस को रिचर की जानकारी खंगालना शुरू करती है, लेकिन उसे जो पता चलता है उससे वो हैरान रह जाती है। रिचर का कोई सामान्य रिकॉर्ड नहीं मिलता, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता और उसके फिंगरप्रिंट डेटाबेस में आसानी से मैच नहीं होते। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर ये आदमी कौन है। इसी बीच पूछताछ में रिचर हत्या के तरीकों को देखकर एक चौंकाने वाली बात बताता है। उसके मुताबिक इस हत्या में सिर्फ एक आदमी शामिल नहीं था, कम से कम 3 लोग इसमें शामिल हो सकते थे। एक ने गोली चलाई, दूसरे ने सबूत छिपाने की कोशिश की और तीसरा बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से अस्थिर था। फिनली को लगता है कि जिस लंबे चौड़े आदमी को घटना स्थल के पास देखा गया वो रिचर ही हो सकता है। लेकिन तभी रिचर अपनी बात पर कायम रहता है, वह उस वक्त सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था। मामला और उलझ जाता है क्योंकि मृतक के पास से एक फोन नंबर मिलता है। जांच करने पर पता चलता है कि वो फोन नंबर पॉल का है। फिनली पॉल के घर जाता है। फिनली जब पॉल से हत्या के बारे में बात करता है तो अचानक पूरी हत्या की जिम्मेवारी वह अपने ऊपर लेने लगता है। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वह किसी से बेहद डरा हुआ है। वह बार बार खिड़की की तरफ देख रहा, जैसे कोई बाहर से उस पर नजर रख रहा। फिनली और रॉस को समझ जाते हैं हवल झूठ बोल रहा है और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हवल को हिरासत में रखा जाता है और रिचर को छोड़ दिया जाता है। बाहर आते ही फिनली रिचर से कहता है हवल ने भले ही सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया हो, लेकिन उसे यकीन है कि असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। फिनली को शक था कि शायद रिचर भी इस पूरे मामले का हिस्सा हो सकता है, इसलिए वह उसे कुछ समय तक हवल के साथ ही रखने का फैसला करता है ताकि शायद हवल उसके सामने असली सच्चाई बता दे। दोनों को ऐसा जेल में भेज दिया जाता है जहां शहर के बेहद खतरनाक अपराधी बंद थे। जेल में पहुंचते ही स्पाइबी नाम का अधिकारी रिचर और हवल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर उसे साफ चेतावनी देता, अगर वह मुसीबत नहीं चाहता तो उसे अंदर जाने दे। कुछ देर बाद दोनों को सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह रिचर बाहर निकलता है, लेकिन जल्दी ही वापस सेल में आ जाता है क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि जेल के कुछ अपराधी लगातार उन पर नजर रख रहे हैं। और फिर वही होता है जिसका रिचर को डर था। कुछ अपराधी हवल को घेर लेते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। तभी रिचर उनके बीच आ जाता है और आखिरी चेतावनी देता है, 3 तक गिनूंगा, उसके बाद यहाँ से अपने पैरों पर नहीं जाओगे। इसके बाद रिचर अकेले ही उन अपराधियों का सामना करता है और कुछ ही पलों में उन्हें बहुत पीटता है। बाद में हवल रिचर को बताता है कि यह कोई अपराधी नहीं था, उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उनके साथ साथ उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब रिचर को यकीन हो जाता है कि हवल किसी बहुत बड़े खेल में फंसा हुआ है, लेकिन तभी रिचर को महसूस होता है कि जेल के बाहर भी कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ रोस्को को रिचर के अतीत के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। पता चलता है कि रिचर कोई आम आदमी नहीं बल्कि बेहद प्रशिक्षित और सैन्य अधिकारी है जिसने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक मामलों का सामना किया है। तभी रिचर बाथरूम की तरफ जाता है, उसके पीछे बहुत सारे अपराधी पड़ जाते हैं। फिर रिचर वही बात दोहराता है, जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना कोई अपने पैरों पर नहीं जाओगे। बात खत्म होते ही रिचर उन सभी पर टूट पड़ता और बेरहमी से मारने लगता है। रिचर एक आदमी का आंखें फोड़ देता है और बाकी सबका हड्डियां तोड़ देता है। तभी वहाँ गार्ड पहुंच जाते हैं और रिचर और हवल को पकड़ के अपने सेल में भेज देते हैं और वहाँ जाकर गुस्से से बोलते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ थे तो तुम बताना कि तुम यही थे। अगली सुबह रिचर और हवल को छोड़ दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद रिचर रोस्को के साथ शहर में जाता है और नए कपड़े खरीदता है। बातों बातों में रिचर बताता है कि उसके परिवार में लगभग कोई नहीं बचा, सिर्फ उसका भाई है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसका भाई इस वक्त कहाँ है। शाम को रोस्को उसे डिनर के लिए बुलाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रिचर आराम करने के बजाय पूरे शहर में घूमने लगता है। तभी कुछ लोग एक गाड़ी से उसके पास आते हैं और उसे धमकी देते हैं, पुलिस ने भले ही उसे छोड़ दिया हो लेकिन उनकी नजर उन पर हमेशा रहेगा। रिचर समझ जाता है कि जिस हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शाम को वो वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि एक और हत्या हो चुकी है। रिचर पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। वहां जो कुछ हुआ था उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा हवल ने पहले बताया था। फिनली हैरान होकर रिचर से पूछता है कि उसे इस हत्या के तरीके के बारे में इतनी सटीक
जानकारी कैसे थी। तब रिचर बताता कि ये सारी बातें हवल ने उसे जेल में बताई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी हवल अब गायब। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मार्गेव में हत्या कौन कर रहा है, सवाल यह था कि हवल को किस बात का डर था और आखिर कौन था जो एक एक करके लोगों को रास्ते से हटा रहा था। अगली सुबह पुलिस के सामने एक और हत्या का मामला आता है। रिचर को जैसे ही हत्या के बारे में बताई जाती वो बिना घटनास्थल देखे ही उसकी पूरी जानकारी बता देता है। मृतक कौन था, उसके साथ क्या और हत्यारा किस तरह वारदात को अंजाम दे सकता है। यह देखकर फिनली और रॉस को दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी रिचर को एक ऐसी बात पता चलती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो मारा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि रिचर का अपना भाई जो था। सभी लोग तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं जहाँ रिचर को उसके भाई की लाश दिखाई जाती है। अपने भाई को इस हालत में देखकर रिचर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वह साफ कह देता है अब मैं मार्गेव छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक अपने भाई की कातिल को ढूंढ नहीं लेता। इसके बाद रिचर और रॉस्को और फिनली कार से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में रॉस्को उससे पूछती है क्या सोच रहे हो। रिचर कुछ पल चुप रहता है और फिर बेहद ठंडे आवाज में कहता है पहले उस कातिल को ढूंढूंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा। तभी रिचर अकेले अपने भाई के मर्डर की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रॉस्को चुपके से उसका पीछा करने लगती है। अचानक रिचर उसकी कार के सामने आ जाता है और कहता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। रॉस्को कहती है तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ कार में बैठो और चलो। इसके बाद दोनों सीधा हवल के घर पहुँचते हैं जहाँ उसकी पत्नी मौजूद होती है। दोनों उसके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी रिचर कहता है वो वॉशरूम से होकर आता है, लेकिन वॉशरूम जाने के बजाय रिचर घर में कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसे हवल के जूतों से कुछ अजीब से बीज मिलते हैं। रिचर तुरंत घर से बाहर आता है और रॉस्को से कहता है जब मेरे भाई का मर्डर हुआ था हवल जरूर वही था क्योंकि उसके जूते से ये बीज मिले हैं और ऐसे बीज वाला पौधा उसी जगह था जहाँ मेरे भाई का मर्डर हुआ था। अब रिचर को यकीन हो जाता है कि हवल इस मामले में सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि इस पूरी साजिश में बहुत करीब है। रिचर इसके बाद एक मोटल में रुकने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। रिचर उन्हें आखिरी बार समझाता है अभी मैं बहुत गुस्से में, मुझसे मुंह मत लगाओ, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद रिचर अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह पीट कर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन रिचर फिनली से कहता है इस साजिश में यहाँ का गवर्नर भी शामिल हो सकता है, इसलिए हवल के परिवार को सुरक्षा देना जरूरी है। तभी फिनली कहता है मेरा एक खास दोस्त है, मैं उसे बुलाता हूँ। इसके बाद रॉस्को और रिचर हवल के घर पहुँचते हैं, लेकिन घर के बाहर पहुँचते ही रिचर की नजर एक काली कार पर पड़ती है जिसमें कोई उन पर नजर रख रहा होता है। रिचर तुरंत घर के अंदर जाता है और कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी पहुँचता है। वो फिनली का ही खास दोस्त होता है जिसे उसने मदद के लिए बुलाया। वह सभी को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन दूसरी तरफ रिचर अब स्पाइवी से मिलने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे शक था स्पाइवी भी इस पूरे साजिश में शामिल हुआ है। रिचर चालाकी से स्पाइवी को अपने पास बुला लेता है, लेकिन रिचर को नहीं पता था स्पाइवी अकेले नहीं आया है, उसके साथ कुछ गुंडे भी छिपकर आए हैं और फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। रिचर एक एक करके सभी गुंडे का हालत खराब कर देता है, लेकिन इसी दौरान रिचर को भी गहरी चोट लग जाती है। तभी अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को देखते ही रिचर वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन जब रिचर और रॉस्को अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें फर्श पर कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, यानी कोई रात में उनके घर के अंदर आया। तभी रॉस्को की नजर दरवाजे पर पड़ती है, वहाँ किसी ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी सी यू सून। तभी रिचर कहता है मुझे सच में एक गन चाहिए। अगले दिन रॉस्को रिचर को कई साल से संभाल कर रखी हुई एक बंदूक देती है और कहती है इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही रिचर अचानक उस बंदूक से एक पेड़ के तने पर गोली चला देता है। रॉस्को हैरान होकर कहती है मैंने कहा था संभाल कर इस्तेमाल करना। रिचर शांत होकर जवाब देता है जिस हथियार को खुद इस्तेमाल करके न देखा हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर रिचर एक ऐसे एजेंट को फोन करता है जिसके साथ उसका भाई काम करता था। वो उससे पूछता है मेरा भाई किस डिपार्टमेंट में काम करता था। तभी एजेंट बताती है कि उसका भाई नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वाले मिशन का हेड ऑफिसर था, लेकिन इसका मिशन इतना सीक्रेट था कि उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। ये सुनते ही रिचर समझ जाता है कि उसके भाई की हत्या के पीछे मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो तुरंत कहता है मुझे मेरे भाई की पूरी फाइल चाहिए हार्ड कॉपी में। लेकिन दूसरी तरफ रॉस्को के ऑफिस में अचानक गवर्नर पहुंच जाता है। वो रॉस्को से कहता है इस केस पर ज्यादा ध्यान न दे और बाकी सभी अपराधियों के बारे में जानकारी निकालने पर फोकस करे। यानी गवर्नर जानबूझकर रॉस्को को इस केस से दूर रखना चाहता था, लेकिन क्यों? आखिर वह किस सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल हवल आखिर गया कहाँ? रिचर के भाई जो को किसने और क्यों मारा? आखिर मार्गे में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे बचाने के लिए पूरा शहर एकजुट होकर सच्चाई को दबा रहा है? और अगर जो इस राज को इतना करीब पहुंच चुका था तो क्या रिचर भी अब उसी मौत के रास्ते पर चल पड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।